Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous lecture, we have already discussed about that new economic policy. What is the meaning of new economic policy (NEP), and the point is that LPG, liberalization, privatization, and globalization. And in liberalization, we have discussed about that industrial reform. Today we are going to discuss about that फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था जो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करे गए. सबसे पहले बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड करे गए. बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हुआ इसमें. उसके बाद इसमें आया आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी ये सब चीज़ें इंक्लूड करेगी. ये रिफॉर्म किया गया इन इंडिया. जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटेड जो कंट्रोल था वो आरबीआई के पास था. किसके पास था? हमारे पास आरबीआई के पास था. ठीक है. ये जो भी फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई के हाथ में रेगुलेटेड होता है सारा कुछ. क्या कैसे करना है ये कौन करता है, डिसाइड करता है, ये हमारा आरबीआई करता है. किस तरह से कंट्रोल करना है फाइनेंशियल को, किस तरीके से रेगुलेट करना है, सारी चीज़ें क्या करता है? आरबीआई. अब जब लिबराइजेशन का प्रोसेस हुआ तो लिबराइजेशन इम्पायर्ड अ सस्टेन्ड शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई. अब आरबीआई का रोल शिफ्ट हो गया, यानी आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलेटर हो गया. यानी पहले क्या था? ये रेगुलेटर था, अब ये फैसिलेटर हो गया. द मीनिंग ऑफ फैसिलेटर मतलब कि ये जो हमारा लिबरेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर को हो गया या एग्रीकल्चर सेक्टर को हो गया, ये एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करने का हो गया. ठीक है. पहले तो ये रोल करता था, रेगुलेट करता था. अब ये क्या था? एज ए रेगुलेटर जो लिबरेशन के टाइम पे था, द आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक. अब जब रेगुलेटर के रूप में आरबीआई क्या करता था कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो कमर्शियल बैंक के लिए वो खुद ही रेगुलेट करता था. लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं फैसिलेटर के रूप में, बट एज अ फैसिलेटर आफ्टर लिबराइजेशन क्या हुआ? द आरबीआई वुड बी फैसिलेट द फ्री रोल प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्ट्रक्चर. उसने क्या किया कि आरबीआई ने जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो किसके ऊपर छोड़ दिया? कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दिया कि कमर्शियल बैंक डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से करना है. अब इसमें क्या हो गया? जैसे ये चेंजेस हुआ, अब इसमें क्या क्या चीज़ हो गया? जो ये मार्केट था, जो आपका फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस हैज़ लेड टू द इमर्ज ऑफ प्राइवेट बैंकर्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ऑल्सो. अब जो उनका देखा जाए तो वो स्वतंत्र जो था जो बैंक प्रोसेस करने का, इससे क्या हुआ? जो प्राइवेट बैंकर्स थे वो भी आए, मतलब मार्केट में नए नए प्राइवेट बैंकर्स आए. और उसके बाद भारत मतलब अगर देखा जाए तो इनको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में देखा गया. अब प्राइवेट बैंक जैसे जैसे हम लोग के इंडिया में कितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं. कमर्शियल बैंक भी है तो प्राइवेट कमर्शियल बैंक है. हमारे जो नेशनलाइज बैंक है तो प्राइवेट बैंक भी है हमारे पास. देखिए आज एचडीएफसी, ये सब प्राइवेट बैंक्स हैं. ये सारे प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए. ठीक है. तो इससे क्या हुआ? जो फॉरेन और इसके कारण क्या हुआ? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे, नहीं FII, जो फॉरेन इट्स अलाउड द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट. इन्होंने क्या करना है? इन्वेस्ट करना शुरू करा कि ताकि हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. ये किसके तहत हुआ? न्यू इकॉनमी पॉलिसी में चेंजेस हुआ, लिबराइजेशन हुआ, उसके में चेंज हुआ. अब ड्यू टू दिस ड्रामेटिकल चेंजेस द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री हैड एक्सपेंडेड अ लॉट. ये बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में काफ़ी एक्सपेंड होने लग गया. अब आज देखिए कितने सारे बैंक्स हैं. हम ईच एंड एवरी वन, हर कोई जो बिजनेस करता है वो किसके थ्रू करता है? बैंकिंग के थ्रू करता है. इवन अगर हम लोग अपनी पर्सनल की बात करें तो हम लोग भी अगर कोई भी सेविंग करनी होती है हम कहाँ करते हैं? बैंकिंग के थ्रू करते हैं. तो इस तरीके से लिबराइजेशन के थ्रू क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर जो था पहले जो रेगुलेट का काम करता था अब कंट्रोल का भी काम करना शुरू कर दिया. सॉरी, पहले जो रेगुलेटर था अब वो फैसिलेटर हो गया. तो ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ. इसमें क्या हुआ? जो इसमें चेंजेस हुए, जो चेंजेस हुए, द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ मल्टी डायमेंशनल growth and is playing a significant role in the growth and development of the economy. जो ये चेंजेस हुआ, फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ, जो भी फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ, इससे क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी में नया डेवलपमेंट हुआ. और ये आज भी हमारी इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ईच एंड एवरी प्लेस में बैंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है.
चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे एक पर्सनल चीज़ के लिए हो, इंस्टीट्यूशनल के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, किसी चीज़ के लिए हम बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी ये फाइनेंशियल रिफॉर्म जो था ये हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये आगे ग्रोथ भी करवा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा था फाइनेंशियल, अब आया हमारा फाइनेंशियल रिफॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिशल रिफॉर्म। फिशल रिफॉर्म में देखिए, या इसको टैक्स रिफॉर्म भी कहते हैं, हम इसको नेक्स्ट बोलते हैं, इसको टैक्स रिफॉर्म भी कहते हैं। न्यू बुक्स में टैक्स रिफॉर्म के थ्रू आया हुआ है, डोंट कंफ्यूज, न्यू बुक में इसको टैक्स रिफॉर्म भी बोलते हैं। टैक्स रिफॉर्म इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। अगर देखा जाए तो ये टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बिफोर लिबराइजेशन द टैक्सेस वर वेरी हाई एंड दिस इनकरेज टैक्स इवेशन ऑफ बाय द पीपल। मतलब लिबराइजेशन से पहले टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते थे। ठीक है, अब जो टैक्सेस हैं, मतलब आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, आफ्टर लिबराइजेशन टैक्सेस वर रिड्यूस, टैक्सेस जो थे वो रिड्यूस हो गए थे। अब जो टैक्सेस है वो किस तरह के टैक्सेस हैं? आपके 2 टैक्सेस हैं। फर्स्ट इज आपका है डायरेक्ट टैक्सेस, सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स होता है कि द टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड अनटू अनदर। ये टैक्सेस का बर्डन हम किसी और पे नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स हो गया, अगर आप इनकम कर रहे हो तो टैक्स भी आपकी ही इनकम पे लगेगा, राइट ना। जैसे मान लीजिए मैं इनकम कर रही हूँ, तो अगर हम टैक्सेबल के टैक्स पे ही हैं, तो हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। जो मैं इनकम ले रही हूँ, लाइक मान लीजिए मैं किसी इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ और मेरी पर मंथ की इनकम है 2 लाख रुपये पर मंथ है, तो अगर इसकी इनकम पॉलिसीज बनेगी तो टैक्स हमें देना पड़ेगा। जो पॉलिसी, जो टैक्स रेट के अंतर्गत मैं आऊँगी तो वो मुझे ही भरना पड़ेगा, यानी मुझे अपनी ही भरनी पड़ेगी, वो इनकम टैक्स कहलाता है। से सबका ऐसे वेल्थ टैक्स होता है। ठीक है, ये वन हु पेज सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ इट। जो जिसका टैक्स होता है वही इस जो पर्सन उस टैक्स को पे करता है, जो इसको बियर कर रहा है। यानी मैं इनकम अर्न कर रही हूँ तो मैं ही टैक्स दूंगी ना। ठीक है, सेकंड आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप जीएसटी ले लीजिए, ग्रॉस जीएसटी आ गया आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी। इसमें क्या है? वन हु पे सच अ टैक्सेस। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अनदर। मतलब ये टैक्स हम किसी दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। जीएसटी की बात करते हैं, मान लीजिए एक शॉपकीपर से हमने कोई सामान खरीदा है, तो जब हम कोई सामान खरीद करते हैं तो उसमें जीएसटी कुछ ऐड करके भी आता है। यानी कि ये देखा जाए तो शॉपकीपर जो जीएसटी का टैक्स है वो किस पे डाल रहा है? किसी अनदर पर्सन पे, यानी जो उससे खरीद रहा है। तो वो इसके अकॉर्डिंग वो अपना जो चीज़ होती है वो कोई भी टैक्स जो ऐड करके परसेंटेज या 4% या 2% जो टैक्स होता है वो ऐड करके आपको पेमेंट देता है। यानी जो टैक्स का जो इम्पोर्टेंट जो टैक्स जो दे रहा है गवर्नमेंट को, उसका हिस्सा वो किससे ले रहा है? हमसे ले रहा है, यानी किसी और पे भी अदा कर सकता है। ये था टैक्सेस। 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? अगर देखा जाए तो जो, अगर मैं लिबराइजेशन से पहले की बात करूं तो टैक्स स्ट्रक्चर वर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टैक्स रेट वर वेरी हाई। जैसे मैंने बताया कि बिफोर लिबराइजेशन में क्या था, टैक्स रेट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। इससे क्या होता था? हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट हाई टैक्सेस रिड्यूस द इवेशन। जो हाई टैक्सेस होता है, जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस होता है, वो क्या करता है? जो टैक्सेस, जो हाई टैक्सेस ड्यू टू एविएशन एंड कॉजिंग अ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। लेकिन लिबराइजेशन के बाद क्या हुआ? इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स हैव ग्रेजुअली बीन रिड्यूस्ड, कम हो गए। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर हैज ऑल्सो रिफॉर्म टू स्टैब्लिश अ कॉमन नेशनल मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज लाइक जीएसटी। टैक्स कंप्लेंट्स दैट देयरफॉर द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अगर देखा जाए तो अब जो है टैक्स स्ट्रक्चर उसमें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर पेइंग टैक्सेस वाज सिंप्लीफाइड, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट वाज रिड्यूस। अगर जो गवर्नमेंट के जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे वो क्या हो गए थे? कम हो गए थे। तो ये टैक्स का जो था आपका, जीएसटी लगाया और इनकम टैक्स है और जीएसटी, ये बिफोर लिबराइजेशन काफ़ी है। जीएसटी तो था ही नहीं, बिफोर लिबराइजेशन जो टैक्सेस थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन आफ्टर लिबराइजेशन टैक्सेस जो थे वो थोड़े से रिड्यूस कर दिए गए हैं।